नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन उद्यान विज्ञान में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, रेखांकन। यानी उद्यान का रेखांकन क्या होता है, कौन कौन सी विधियां। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, एग्रीकल्चर के एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों, आप हमारे से कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल एग्रीएंस क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलता रहे। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट का कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स करने के लिए, हमारे से रेगुलर जुड़ने के लिए आप इसमें डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके हमारे से एग्रीएंस क्लासेस का ऐप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको कंप्लीट वीडियोस अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिल सके। तो आइए साथियों, आज का टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आज अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, रेखांकन। किसका? उद्यान का। यानी उद्यान या बगीचा लगाने से पहले रेखांकन, उसको बोलते हैं लेआउट। लेआउट, किसी भी उद्यान का रेखांकन क्या होता है, लेआउट क्या होता है। अपन एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम देना हो, लिखने वाला एग्जाम, तो उसमें ऐसा होता है कि उद्यान की रेखांकन की परिभाषा क्या है, टू द पॉइंट डेफिनेशन रटनी है। अपन ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक और जेट का, तो उसमें अपन को बेसिकली इसकी थीम होनी चाहिए कि रेखांकन क्या होता है, कौन सी विधियां, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली आपके रेखांकन की विधियां पढ़ने से पहले दिमाग में ये होना चाहिए रेखांकन क्या होता है। तो रेखांकन क्या होता है? लेआउट। यानी सिंपल भाषा में देखा जाए तो रेखा का अंकन, यानी रेखा का अंकन, यानी पौधे लगाने के लिए डिस्टेंस, यानी पौधों के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस एवं क्षेत्र का चयन करना एवं रेखांकित करना। यानी पौधे लगाने के लिए डिस्टेंस एवं क्षेत्र का चयन करना या रेखांकित करना। जैसे मान लो कि सपोज ये आपका एक फील्ड है, इसमें आपको कहाँ कहाँ पौधे लगाने। ये पौधे लगाने से पहले एक प्लानिंग करके जगह चिन्हित कर दी जाती है कि भाई मैं इस खेत में 10 × 10 मीटर की दूरी पर पौधे लगाऊंगा, तो वर्गाकार विधि में लगाऊंगा। जैसे एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, तो ये रेखाओं के द्वारा अंकन कर लेना रेखांकन कहलाता है। यानी सिंपलीफाई में लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड, उद्यान का रेखांकन होता है किसी भी फील्ड में बगीचा लगाने से पहले पौधों के लिए जगह में क्षेत्र या दूरी फिक्स कर ली जाती है, मुझे यहाँ पौधा लगाना है, वो होता है रेखांकन। इसमें कुछ रेखांकन की विधियां पढ़ने से पहले सामान्य बातें पढ़ते हैं कि रेखांकन में क्या आवश्यक चीजें होती है जो जरूरी है। रेखांकन में क्या होता है? उद्यान के रेखांकन में एक चीज ये जरूरी होती है कि बगीचा लगाने से पहले पौधे लगाने के स्थान व क्षेत्र को रेखांकित करना। जैसा कि अपन ने पढ़ा था, रेखांकन का मतलब होता है उद्यान या बगीचा लगाने से पहले पौधे लगाने की जगह व क्षेत्र को रेखांकित करना ही रेखांकन है। यानी आपका एक खेत है, उसमें आपको किस जगह पौधा लगाना, कितनी दूरी पर लगाना है, कौन सी विधि से लगाना, वो जगह चिन्हित करना ही। कि भाई जैसे एक फील्ड है, ये आपका फील्ड है, इसमें आपको यहाँ पौधे लगाने हैं, तो वो जगह चिन्हित कर ली जाती है कौन सी विधि से। जैसे वर्गाकार विधि से यहाँ पौधा लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, तो वो रेखाओं के द्वारा अंकन करना, निश्चित करना ही एक तरह का क्या है, उद्यान का रेखांकन या लेआउट है। रेखांकन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो याद रखनी है रेखांकन की विधियां शुरू करने से पहले। कि कोई भी जो उद्यान में रेखांकन होता है, वो ये होता है कि रेखांकन में क्या चीजें ध्यान रखते हैं। रेखांकन के लिए बाड़ या मेड़ से 6 मीटर की दूरी रखी जाती है। यानी जो रेखांकन स्टार्ट करने से पहले खेत की जो बाड़ होती है, मान लो कि आपका ये खेत है, ठीक है, सपोज आपका ये खेत है, इसमें आपको जो आपकी खेत की बाड़ है उससे 6 मीटर की दूरी पर रेखांकन प्रारंभ करना। कितने मीटर की दूरी पर? 6 मीटर। यानी आपकी खेत की मेड़ से
6 मीटर की दूरी रखी जाती है रेखांकन के लिए। दूसरी पिच सर्वप्रथम आधार रेखा बनाई जाती है। रेखांकन शुरू करने से पहले क्या बनाई जाती है, एक फाउंडेशन लाइन बनाई जाती है, भाई यहाँ से रेखांकन शुरू करना, और उस पर 90 डिग्री का कोण रखा जाता है। यानी रेखांकन के लिए बाड़ या मेड़ से 6 मीटर की दूरी रखी जाती है, वह 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, यदि पौधे लगाने की जितनी दूरी हो, जैसे मान लो आपको पौधे 10 × 10 मीटर पे लगाने हो, लेकिन जो इसलिए जो प्रथम पंक्ति होती है, पौधे लगाने की कुल दूरी से आधी दूरी पर प्रथम पंक्ति में पौधे लगाने। जैसे आपके पौधे 10 मीटर पर लगाने हो, 10 × 10 मीटर पर, तो जो प्रथम जो लाइन होगी आधार रेखा से दूरी 5 मीटर होगी। जैसे इस खेत में आपको 10 × 10 मीटर पर पौधे लगाने हैं, तो जो प्रथम लाइन होगी वो कुल दूरी से आधी दूरी, यानी पौधे लगाने के लिए जितने दूरी फिक्स की है 10 × 10 मीटर की दूरी पर, तो प्रथम पंक्ति की दूरी आधी होगी 5 मीटर। यानी किसका कहने का मतलब, प्रथम कतार पौधे लगाने की दूरी से आधी दूरी पर। यदि आपके पौधे 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाने हैं, तो प्रथम जो लाइन होगी आधार रेखा से दूरी, उसकी कुल पौधे लगाने की दूरी से बीच की दूरी से आधी होगी। जैसे आप 10 × 10 मीटर पर पौधे लगाने हो, तो जो प्रथम कतार होगी उसकी आधार रेखा से दूरी 5 मीटर होगी 10 की जगह, क्योंकि कुछ जगह आधार रेखा में पहले से छोड़ दी जाती है। तो साथियों, रेखांकन का मतलब है उद्यान में जगह निश्चित करना, पौधे की कहाँ लगाना है, और इसके लिए 6 मीटर की दूरी रखी जाती है। बाड़बंदी से रेखांकन के लिए 90 डिग्री का कोण रखा जाता है, और प्रथम जो कतार होती है वो पौधे लगाने की दूरी से आधी दूरी पर रखी जाती है। अब साथियों, अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेखांकन की विधियां, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक क्वेश्चन, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे सिंपल लाइन में पूछा हुआ क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली एग्जाम में आता है। इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें तो अपने एग्जाम में कृषि परीक्षक जेट में 4 नंबर फिक्स कर लें, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, वो आप गलत नहीं करें। रेखांकन की विधियां, मेथड्स ऑफ लेआउट। रेखांकन की यानी खेत में पौधे किस विधि से लगाने हैं, वो रेखांकन की विधियां हैं। पहली विधि है वर्गाकार विधि। पहली चीज साथियों, इन विधियों का हिंदी और इंग्लिश नेम दोनों याद रखें। आजकल एग्जाम हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर, स्क्वायर विधि, इसलिए साथियों वर्गाकार विधि का नाम है स्क्वायर मेथड। वर्गाकार विधि में पौधे कैसे लगाते हैं इसका अपन अध्ययन करते हैं। सबसे सरल व अधिकतम उपयोगी है उद्यान के रेखांकन की विधियों में सबसे सरल व सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है, वर्गाकार विधि। इस विधि में क्या होता है, 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, और वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो जैसे एक पौधा यहां लगा दिया, एक पौधा यहां, सॉरी, जैसे ये एक पौधा यहां लगाया 5 मीटर की दूरी पर, एक पौधा यहां लगाया 5 मीटर की दूरी पर, यह पौधा 5 मीटर की दूरी पर, यह पौधा भी 5 मीटर की दूरी पर, तो वर्ग की भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें क्या होता है कि 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो पूरे खेत को ऐसे वर्गाकार भागों में बांट देते हैं ताकि प्रत्येक 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये आपका खेत है, ठीक है, इसमें इस तरीके से पौधे लगाना, यहाँ पौधा लगा दिया, यहाँ 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 लगा दिया, यहाँ, ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है। यानी पूरे खेत को आपने इस प्रकार से पौधे लगाना कि प्रत्येक 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करें, और वर्ग में दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो स्क्वायर मेथड का मतलब होता है 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई एक ही समान होती है। सबसे सरल व अधिकतम उपयोगी विधि है, 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो पौधों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको एक क्वेश्चन आए कि 1 हेक्टर में 10 × 10 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने हो, या 10 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने हो, तो कितने पौधे होंगे वर्गाकार विधि से। तो साथियों 1 हेक्टर का मतलब क्या होता है, 10,000। तो क्षेत्रफल की जगह में कितने लिखूंगा, और 2 हेक्टर का होता तो मैं लिखता 20,000, क्योंकि क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। और वर्ग की भुजा, क्वेश्चन ऐसा है कि एक खेत में आम का बगीचा लगाना है और वर्गाकार विधि से लगाना है और दूरी रखनी है 10 मीटर, तो कितने पौधे लगेंगे। तो 1 हेक्टर का मतलब क्षेत्रफल मतलब 10,000, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो
यदि आम में बगीचों के पौधे से पौधे की दूरी 10 दी हुई, तो वर्गाकार विधि में तो आमने सामने की दूरी बराबर होती है, तो लंबाई भी 10 होगी, चौड़ाई भी 10 होगी, तो 10 × 10 का मतलब हुआ 100। तो कितने पौधे लगे 1 हेक्टेयर में? 100। तो वर्गाकार विधि से पौधों की संख्या ज्ञात करने का तरीका होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई वर्गाकार विधि में बराबर होती है, इसलिए 10 × 10 मीटर लिख दिया मैंने, जैसे 100। तो वर्गाकार विधि में क्या होता है, इसका दूसरा नाम स्क्वायर मेथड है। ये इसमें प्रत्येक 4 पौधे मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। ये सबसे सरल व अधिकतम उपयोगी विधि है। इसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए वर्ग कहते हैं। पौधों की संख्या ज्ञात करने का तरीका है क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे क्षेत्रफल जैसे 1 हेक्टेयर में लगाना तो 10,000, 2 हेक्टेयर में लगाना तो 20,000। आगे अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे। क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। अगली विधि है आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर विधि। यानी इस विधि में इस प्रकार पौधे लगाने हैं कि 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। जैसे वर्गाकार विधि में क्या होता है, 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार आयताकार विधि में 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसी प्रकार आयत में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे किसी में यदि 5 × 5 मीटर पौधे लगाए हैं तो वो वर्ग है, लेकिन किसी ने पौधे 10 × 5 पे लगाए हैं तो वो एक आयत है। क्या है? आयत। क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी चारों भुजाएं क्या करती है, बराबर है तो वर्ग है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो वो आयत है। तो आयताकार विधि में पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे वही फॉर्मूला वर्गाकार में था वही आयताकार में। यदि पौधों की संख्या की जगह क्षेत्रफल बटा पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे एक क्वेश्चन था कि अपन ने वर्गाकार विधि में पढ़ा था कि भाई 1 हेक्टेयर में आम का बगीचा लगाना है, 10 मीटर की दूरी रखनी है, तो क्षेत्रफल बटा 10 × 10 कर दिया था। इसमें क्या होगा, आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक आम का बगीचा लगाना है, किसान को क्या लगाना है, बगीचा, और लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है, 10 × 5। यानी इस प्रकार पौधे लगा रहा है वो खेत में कि एक 10 मीटर लंबाई है, 5 मीटर चौड़ाई है। इस प्रकार खेत को डिवाइड किया कि 4 पौधे मिलकर आयत बनाते हैं, जबकि वर्गाकार में 4 पौधे मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। आयत में लंबाई चौड़ाई ये चारों तरफ की बराबर होती है, जबकि आयत में वर्ग में चारों बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई चारों तरफ की, जबकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो अपन को एक क्वेश्चन आया है कि आम का बगीचा लगाना है और लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, तो कितने पौधे होंगे किसमें, 1 हेक्टेयर में। तो क्षेत्रफल कितना दिया, 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 वर्ग मीटर होता है, 2 हेक्टेयर होता था 20,000 हो जाता है। लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी दी अपन को, 10 × 5, तो 10,000 बटा समझ गए साथियों। इसका मतलब यह है कि 4 पौधे वर्ग बनाते हैं तो वर्गाकार विधि, 4 पौधे मिलकर आयत बनाते हैं तो आयताकार विधि। वर्गाकार विधि सबसे सरल उपयोगी थी, और वर्ग में 4 भुजाएं बराबर होती है और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। पौधों की संख्या वर्गाकार और आयताकार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल ऊपर जैसे कितने हेक्टेयर का है तो वो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई वर्गाकार विधि में तो सेम होती है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई होगी, जबकि आयत में अलग अलग होती है, लंबाई और चौड़ाई नीचे लिख देते हैं। अब अगली है त्रिभुजाकार विधि, यानी 3 पौधे मिलकर, यानी खेत में इस प्रकार के रेखांकन करना कि प्रत्येक 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ट्रायंगुलर मेथड, 3 पौधों से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जब आपको पता है वर्गाकार और आयताकार विधि, वर्गाकार अच्छी विधि है, आयताकार विधि है, तो फिर त्रिभुजाकार विधि क्यों अपनाते हैं कि तिरछी भूमि होती है जहां पर वर्ग बनना, आयत बनना संभव नहीं है, वहां कौन सी विधि अपनाई जाती है, त्रिभुजाकार। तो तिरछी भूमि के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, त्रिभुजाकार। इसमें 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं। खेत में इस प्रकार पौधे लगाते हैं कि प्रत्येक 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसमें आम की आम्रपाली किस्म के लिए विधि काफी प्रचलित है। इस विधि में पौधे वर्गाकार व आयताकार विधि से कम लगते हैं। इस विधि में पौधों की संख्या वर्गाकार व आयताकार विधि से पौधों की संख्या कम लगती है। सघन खेती में ये उपयोगी है। हालांकि पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें क्षेत्रफल बटा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
त्रिभुजाकार विधि से पौधों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल बटा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपको जितनी आधार और ऊंचाई की लंबाई दी हुई है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है और क्षेत्रफल जितना दिया हो 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर मतलब 10,000, यानी इस फॉर्मूले से आप पौधों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। आप आगे कुछ अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो वर्गाकार विधि में 4 पौधे मिलकर वर्ग बनाते हैं, आयताकार में क्या होता है 4 पौधे मिलकर एक आयत बनाते हैं, त्रिभुजाकार में क्या होता है 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं, और तिरछी भूमि के लिए उपयुक्त किस्म है पौधों की संख्या का फॉर्मूला क्षेत्रफल बटा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये तो सिंपल 3 विधियां हो गई, फॉर्मूले से आप पौधों की संख्या याद कर सकते हो। अब साथियों ध्यान से देखें, पंचभुजाकार विधि, क्या नाम है, पंचभुजाकार विधि, क्वीन कन्वर्स मेथड। क्वीन कन्वर्स विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन भी आता है इसमें से। यह विधि वर्गाकार विधि के समान है, लेकिन प्रत्येक वर्ग के बीच में एक अस्थायी पौधा लगा दिया जाता है। जैसे ये वर्गाकार विधि में क्या होता है, ऐसे वर्गाकार आकार के, जैसे 10 मीटर की दूरी पर है, ये भी 10 मीटर की दूरी, ये भी 10 मीटर की दूरी, ये भी 10 मीटर, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वर्गाकार विधि के समान ही है, लेकिन प्रत्येक वर्ग के बीच में एक अस्थायी पौधा, यानी ये यानी प्रत्येक वर्ग के बीच में एक अस्थायी, यानी वर्गाकार विधि की तरह ही है, लेकिन प्रत्येक वर्ग के बीच में जब तक प्रत्येक वर्ग के 4 कोनों पर जो 4 पौधे होते हैं वो जब तक फल नहीं देते हैं, जब तक बीच में अस्थायी रूप से एक पौधा लगा दिया जाता है, वो अस्थायी पौधा अधिक होता है वर्गाकार की तुलना में। इसलिए कहते हैं पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि के समान ही है, लेकिन प्रत्येक वर्ग के बीच में एक अस्थायी पौधा लगा दिया जाता है, स्थायी नहीं, एक अस्थायी पौधा लगाया जाता है। और जो अस्थायी पौधा है, जैसे पपीता लगा सकते हैं, फालसा लगा सकते हैं, अनानास लगाते हैं, केला लगाते हैं, यानी अस्थायी पौधे को उत्पादन के बाद हटा दिया जाता है। यानी वर्गाकार विधि, ये विधि वर्गाकार विधि की तरह ही है, 4 पौधे मिलकर एक वर्ग बनाते हैं, लेकिन बीच में एक अस्थायी पौधा जो कुछ समय के लिए लगाया जाता है, उत्पादन के बाद हटा दिया जाता है, इसलिए ये पंचभुजाकार और क्वीन कन्वर्स। तो क्वीन कन्वर्स या पंचभुजाकार में क्या होता है, वर्गाकार विधि के समान ही है, लेकिन बीच में एक अस्थायी पौधा लगा दिया जाता है। अस्थायी पौधा कौन सा हो सकता है, पपीता, फालसा, अनानास और केला। इस विधि में स्थायी पौधों की संख्या वर्गाकार के बराबर होती है, क्योंकि देखो स्थायी मतलब जो कॉर्नर पे लगेंगे वर्गाकार की तरह। तो वर्गाकार में 4 पौधे मिलकर वर्ग बनाते हैं, तो स्थायी पौधे उतने ही होंगे जितने वर्गाकार विधि में होंगे, लेकिन एक अस्थायी पौधा बीच में अधिक है। तो इसलिए कहते हैं पंचभुजाकार विधि में स्थायी पौधे कितने होंगे, जितने वर्गाकार विधि में होंगे। कुल पौधों की संख्या वर्गाकार विधि से लगभग दुगुनी होती है। देखो स्थायी पौधे तो उतने ही है जितने वर्गाकार, बीच का एक पौधा ज्यादा होता है, इसलिए कुल पौधों की संख्या मतलब स्थायी प्लस अस्थायी, तो इससे दुगुनी के लगभग होती है, लेकिन एग्जैक्ट दुगुनी नहीं होती है। जैसे एक अपन पढ़ते हैं पौधों की संख्या ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन आए कि वर्ग, इसको क्वेश्चन बहुत घुमा के आता है। पंचभुजाकार विधि में स्थायी पौधे और अस्थायी पौधे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, स्थायी व अस्थायी, क्योंकि बाकी सभी विधियों में स्थायी पौधे होते हैं। ठीक है, जैसे वर्गाकार में 4 स्थायी पौधे मिलाकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, अस्थायी कुछ होता ही नहीं। आयताकार में 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं, त्रिभुजाकार में 3 पौधे मिलकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। लेकिन पंचभुजाकार में क्या होता है, ये विधि वर्गाकार विधि के समान ही है, लेकिन प्रत्येक वर्ग के बीच में एक अस्थायी पौधा लगता है, इसलिए इसमें पौधे 2 प्रकार के हो गए, स्थायी व अस्थायी। स्थायी पौधे उतने ही होंगे जितने वर्गाकार में, क्योंकि वर्गाकार की तरह ही है, 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो स्थायी पौधों की संख्या वर्गाकार विधि के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई सेम होती है। तो स्थायी पौधों की संख्या जितनी होगी जितनी वर्गाकार विधि में होगी, लेकिन अस्थायी पौधों की संख्या अलग होती है। क्या होती है, अलग होती है। तो इसलिए इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है कि यदि मुख्य पौधों की संख्या, मुख्य मतलब स्थायी पौधों की संख्या कितनी होगी, जितनी वर्गाकार विधि का सूत्र से ज्ञात होगी वही होगी। लेकिन यदि कुल पौधों की संख्या पूछी जाए, क्या है, कुल पौधों की, कुल का मतलब स्थायी प्लस अस्थायी, स्थायी की तो उतनी होगी जितनी वर्गाकार की। जैसे वर्ग की, यदि ये पूछा जाए पंचभुजाकार विधि से खेत में बगीचा लगाया जाए तो 10 × 10 मीटर के पौधों से दूरी कितनी होगी, जितनी वर्गाकार से, क्योंकि क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ी, क्योंकि इसी में भी 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। लेकिन
कुल पौधों की संख्या पूछी जाए तो अलग होती है, क्योंकि बीच में एक अस्थायी पौधा लगाते हैं। कुल पौधों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कृषि परीक्षक 2013 में आया था और 95% बच्चों ने इसको गलत किया था। इसको ध्यान से देखें, मुख्य पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है मुख्य पौधों की संख्या। तो मुख्य पौधों की संख्या तो वही होगी जो वर्गाकार विधि में होगी, क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई से, प्लस इस कैपिटल एल बटा स्मॉल एल माइनस 1, इस कोष्टक में कैपिटल डब्ल्यू बटा स्मॉल डब्ल्यू माइनस 1। एल का मतलब क्षेत्रफल दिया है, कैपिटल स्मॉल बड़े एल का, और स्मॉल एल का मतलब है लंबाई मीटर में। उसी प्रकार कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू मतलब क्षेत्रफल और ये है चौड़ाई, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू माइनस 1, ये एक फॉर्मूला है कुल पौधों की संख्या ज्ञात करने का। इस विधि में कुल पौधों की संख्या बराबर मुख्य पौधों की संख्या प्लस इस फॉर्मूले से जितनी ज्ञात होती है, और मुख्य पौधों की संख्या उतनी होगी जितनी वर्गाकार विधि से होगी। आगे अपन इसका एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। अब है पंचभुजाकार के बाद में षटभुजाकार विधि। जैसे वर्गाकार में 4 पौधे मिलकर एक वर्ग बनाते हैं, आयताकार में 4 पौधे मिलकर एक आयत बनाते हैं, और त्रिभुजाकार में 3 पौधे मिलकर त्रिभुज बनाते हैं। पंचभुजाकार में क्या था, 4 पौधे मिलकर वर्ग बनाते हैं और बीच में एक अस्थायी पौधा होता है उस, ठीक है। अब है षटभुजाकार यानी हेक्सागोनल मेथड। इस विधि को दूसरा नाम है समत्रिबाहु त्रिभुज विधि। समत्रिबाहु त्रिभुज विधि किस विधि का दूसरा नाम है, षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल विधि। इस विधि में क्या होता है, 6 कॉर्नर होते हैं, 6 कोने होते हैं, 6 पौधे कोने पर एक पौधा मध्य में होता है, कुल 7 पौधे लगते हैं। इसमें इस प्रकार की संरचना बनती है। एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 नंबर कॉर्नर, 6 नंबर कॉर्नर। तो कितने कॉर्नर हुए, 6 कॉर्नर। 6 कॉर्नर पर 6 पौधे लगा दिए, 7वां पौधा यहाँ मध्य में लगा दिया। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे षटभुजाकार, क्योंकि इसमें भुजाएं कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं। तो षटभुजाकार या हेक्सागोनल मेथड या समत्रिबाहु त्रिभुज विधि कहते हैं। इसमें 6 पौधे कॉर्नर पर, क्योंकि 6 कॉर्नर हुए 1 2 3 4 5 6, 7वां पौधा बीच में लगता है। तो पौधे कितने लगते हैं, 7 एक समत्रिबाहु त्रिभुज में। कॉर्नर कितने होते हैं, 6, भुजाएं होती है 6, इसलिए षटभुजाकार विधि कहते हैं। इस विधि में वर्गाकार विधि से 15% पौधे अधिक लगते हैं। यानी आप इस विधि से पौधों की संख्या ज्ञात करनी हो तो वर्गाकार विधि से पौधों की संख्या ज्ञात कर लो, उसमें 15% बढ़ा दो। यदि किसी खेत में 100 पौधे लग रहे हैं वर्गाकार विधि से, और वही पौधे यदि षटभुजाकार विधि से लगाने हो तो 100 के 15% यानी 15 पौधे, तो 115 पौधे लगेंगे। और वर्गाकार विधि में कैसे ज्ञात करते हैं, वो आपके पास फॉर्मूला है, क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होती है। तो षटभुजाकार विधि हेक्सागोनल मेथड है, समत्रिबाहु त्रिभुज विधि है। इसमें 6 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 पौधे लगते हैं। वर्गाकार विधि से 15% पौधे इसमें अधिक लगते हैं। ये शहरी क्षेत्र या महंगी जगह पर उपयोगी है, जहाँ कम जमीन पर अधिक पौधे लगाने हो। शहरी क्षेत्र या महंगी जमीन पर कौन सी विधि उपयुक्त है पौधे लगाने की, षटभुजाकार। इसमें वर्गाकार विधि से 15% अधिक पौधे लगते हैं। अब एक विधि है समोच्चय विधि, कंटूर विधि। हालांकि ये अपन काफी बार सस्य विज्ञान में पढ़ा है। कंटूर का मतलब होता है डाल के विपरीत एक ही ऊंचाई पर। देखो लाइन इंपॉर्टेंट है, डाल के विपरीत यानी अगेंस्ट द स्लोप, डाल के विपरीत और एक ही ऊंचाई पर, 2 शब्द है। जैसे मान लो कि ये कोई आपका पहाड़ नुमा संरचना है। पहली बात तो ये पहाड़ी क्षेत्र और ढलानी क्षेत्रों में उपयोगी है। कोई भी पहाड़ नुमा संरचना है, ये पहाड़ की डाल इस तरफ है ऐसे, इसमें क्या होता है, डाल के विपरीत यानी पौधे लगाए जाएंगे ऐसे, क्योंकि ढाल इस तरफ है तो पौधे इस तरफ, ढाल के विपरीत एक ही ऊंचाई पर, यानी जहाँ यह पौधा लगा उस ऊंचाई पर भी दूसरा पौधा लगेगा, यहाँ 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 यहाँ, फिर इस लाइन में यहाँ, तो समान ऊंचाई पर लग रहे हैं। ढाल ऐसे है तो ढाल के विपरीत है, ये ढाल के विपरीत एक ही ऊंचाई पर, मतलब समान ऊंचाई पर पौधे लगा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं ढाल के विपरीत। जैसे ये पहाड़ है आपका, ये ऐसे इसकी ढाल है, ऐसे ढाल है तो इसके ढाल के विपरीत पौधे लगेंगे ऐसे, ठीक है, समान ऊंचाई पर। ये पौधा जितनी ऊंचाई पर है
ऐसा नहीं कि भाई इस प्रकार पौधा लगा दो, ऐसा नहीं होगा, समान ऊंचाई पर। तो ढाल के विपरीत समान ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र में पौधे लगाना समोच्च विधि कहलाता है। इसका फायदा यह है कि एक तो ढाल वाली जमीन में सीधा कोई लेवलिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस जमीन को उपयोग में लेने का तरीका है उसमें इसी विधि से संभव है, तथा इसमें जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन व भूमि का संरक्षण, सोइल कंजर्वेशन भी किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है समोच्च विधि कहाँ उपयोगी है? पहाड़ी क्षेत्र में, ढलान क्षेत्र में। और जो एक ही लाइन में पौधे लगाते हैं उसको लाइन कहते हैं समोच्च लाइन। तो कंटूर विधि या समोच्च विधि का मतलब होता है किसी भी ढाल वाले क्षेत्र में ढाल के विपरीत, जैसे ढाल ये है तो ढाल के विपरीत समान दिशा में, ये ढाल है तो इस ढाल के इस प्रकार पौधे लगाने, ढाल ऐसे तो पौधे इस लगाने, ढाल के विपरीत वह समान ऊंचाई पर पौधे लगाना ही समोच्च विधि कहलाता है। और इस प्रकार की जो लाइन होती है वो समोच्च रेखा लाइन कहलाती है और ये पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में उपयोगी है। इसके अलावा एक अन्य विधि है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मीडो मेथड है। ये इजराइल से लाई गई, सर्वप्रथम CISH लखनऊ से यह विधि अमरूद में अपनाई गई, 2x1 मीटर स्क्वायर के एक सघन खेती के लिए अपनाई गई थी। अब वापस एक बार रिवाइज करते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में पौधे ज्ञात करने का फॉर्मूला था, 4 पौधे निकालकर मिलकर वर्ग बनाते हैं, क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर थी। आयताकार विधि में वही फॉर्मूला था, क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है आयत में। तो लंबाई से वर्गाकार विधि और आयताकार विधि पौधे ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं थी। इसी प्रकार त्रिभुजाकार विधि का भी एक फॉर्मूला था, उससे ज्ञात कर लेते हैं। और षटभुजाकार विधि में क्या था? वर्गाकार विधि से 15% अधिक पौधे लगाते, तो वर्गाकार विधि से पौधे ज्ञात कर लो, 15% अधिक ऐड कर लो उसमें। लेकिन एक विधि थी पंचभुजाकार, जिसका फॉर्मूला थोड़ा जटिल था, अपन ने पढ़ा था। पंचभुजाकार विधि में क्या होता था? मुख्य पौधे तो वर्गाकार विधि के जितने ही लिखते थे, लेकिन बीच में एक अस्थायी पौधा लगता था, इसलिए कुल पौधों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला था। तो आइए साथियों एक बार अपन इन दो न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। वर्गाकार देखो, एक किसान आम का बगीचा 1 हेक्टेयर में 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाता है, तो वर्गाकार विधि से कितने पौधे होंगे? तो वर्गाकार हो चाहे आयताकार हो, फॉर्मूला यही, क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग में बराबर है, तो कितनी है? 8 × 8 मीटर, या 8 × 8 मीटर, लंबाई की 8, चौड़ाई 8। क्षेत्रफल कितना है? 1 हेक्टेयर मतलब 10,000, 2 हेक्टेयर होता तो 20,000, 1.5 हेक्टेयर होता तो 15,000। तो फॉर्मूला क्या है पौधों की संख्या ज्ञात करने का? वर्गाकार व आयताकार दोनों में, क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसने क्या किया है? एक किसान आम का बगीचा 1 हेक्टेयर 8 × 8 पर लगाना, 1 हेक्टेयर मतलब क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, दूरी की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाता है, तो वर्गाकार विधि से कितने पौधे होंगे? तो क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस प्रकार 156 पौधे प्राप्त हुए। सिंपल है। लेकिन दूसरी एक विधि है पंचभुजाकार, जिसमें क्या है? वर्गाकार विधि की तरह ही पौधे लगाते हैं, 4 पौधे मिलकर वर्ग बनाते हैं सेम। तो उसमें भी मुख्य पौधे 156 ही लगेंगे, क्योंकि इसमें भी 156 लगे, लेकिन उसमें प्रत्येक वर्ग के बीच में एक अस्थायी पौधा होता है, इसलिए मुख्य पौधे तो उतने ही होते हैं, लेकिन कुल पौधों की संख्या बदल जाती है, क्योंकि एक अस्थायी पौधा भी होता है। तो वो कुल पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरा एग्जाम्पल, सेम वही क्वेश्चन है। एक किसान 8 × 8 मीटर की दूरी पर 1 हेक्टेयर में आम का बगीचा लगाता है, तो पंचभुजाकार, फर्क क्या आया? उसमें ही 8 × 8 मीटर था, इसमें ही 8 × उसमें 1 हेक्टेयर था, इसमें 1 हेक्टेयर। फर्क क्या है कि पंच वहां था वर्गाकार विधि से पौधे, तो वर्गाकार से क्या है? क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ क्या पूछा है? पंचभुजाकार विधि से मुख्य पौधे व कुल पौधों की संख्या ज्ञात करो, मुख्य पौधे व कुल पौधे। तो साथियों पंचभुजाकार विधि वर्गाकार विधि की तरह ही है, उसकी तरह ही 4 पौधे मिलकर एक वर्ग बनाते हैं, तो मुख्य पौधे तो उतने ही होंगे जो वर्गाकार विधि में, क्योंकि वर्गाकार में भी ऐसे लगते हैं और इसमें भी ऐसे ही लगते हैं, तो ये मुख्य पौधे तो उतने ही होंगे जितने वर्गाकार विधि में। तो वर्गाकार विधि का फॉर्मूला है क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000, लंबाई गुणा चौड़ाई 8 × 8 है, तो कितने हुए? 156। इतने ही वर्गाकार विधि में थे। वर्गाकार विधि में मुख्य पौधे, वर्गाकार विधि में कुल पौधे थे, उतने ही पंचभुजाकार में मुख्य पौधे। लेकिन पंचभुजाकार में प्रत्येक वर्ग के बीच में एक अस्थायी पौधा लगता है, इसलिए कुल पौधों की संख्या बदल जाती है। मुख्य पौधे तो उतने ही है। यदि क्वेश्चन आए कि पंचभुजाकार विधि में मुख्य पौधे उतने ही होंगे जितने वर्गाकार में, लेकिन कुल पौधों की संख्या बदल जाती है। कुल पौधों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है मुख्य पौधों की संख्या प्लस L1 बटा L स्मॉल l, और इसी प्रकार -1 बटा कैपिटल W बटा स्मॉल w -1, ये फॉर्मूला। तो मुख्य पौधों की संख्या अपन ने ज्ञात कर ली थी, कितनी होगी? जितनी वर्गाकार में होगी, 156। अब यह है लंबाई, यह है चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई 100 बटा 8 -1, ये 100 क्यों? 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल 100 × 100 होता है, ठीक है। इसलिए
100/8 -1 100/8, इस प्रकार इसको सोल्व करते हैं तो पौधे आते हैं इस फॉर्मूले से। दोस्तों से आप कुछ उदाहरण सोल्व करना, कोई भी डिफिकल्टी हो आपके तो आप मेरे मैसेज कर देना, जो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन, चैट का ऑप्शन दे रखा है ऐप के ऊपर, उस पर डाल देना। आपको कोई और जितनी ज़्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिस करना। ये सेम ही जो एग्जाम पर मैंने यही इसलिए उदाहरण सोल्व कराया क्योंकि यही एग्जाम कृषि परीक्षक 2013 में आया था। अब है अपन ने उद्यान का रेखांकन का अध्ययन कर चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट, कि कौन सी जगह उद्यान का रेखांकन में दिया होता है कि खेत में पौधा किस जगह लगाना है, जबकि यहाँ अपन पढ़ रहे हैं जगह कौन सी है कि उद्यान के बगीचे के लिए जगह कौन सी लेनी है। रेखांकन में दिया था एक खेत चयन हो चुका है, उसमें कौन कौन सी जगह पौधे लगाना वो चिन्हित करना था। इसमें ये पढ़ रहे हैं जगह का चयन, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ ऑर्चर्ड, कि बगीचा कौन सी जगह लगाना है, खेती चूज नहीं किया वो चूज करना है जगह। उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखनी चाहिए। लोकेशन, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल अच्छे से परिचित हो वही जैसे लेनी चाहिए कि जिस क्षेत्र को अपन अच्छे से जानते हैं, जो शहर के नजदीक हो, हाईवे से कनेक्टेड हो, इस प्रकार की जगह लेनी चाहिए। एक तो होती है लोकेशन, लोकेशन का मतलब विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल जो अच्छे से जानते हैं। साइट शब्द का मतलब होता है एक अच्छा फल उत्पादन वाले क्षेत्र में ही होनी चाहिए, कि जो बगीचे की जो साइट होती है वो ऐसा एरिया लेना चाहिए जहां अच्छा फल उत्पादन वाला ही क्षेत्र हो, बाजार के नजदीक होना चाहिए, उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए, पर्याप्त जल की व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य सी बातें हैं। साइट सिलेक्शन में क्या जगह रखनी चाहिए भाई, इसी साइट को सिलेक्ट करना है कि मृदा उपजाऊ और दोमट होनी चाहिए। अधिक उपजाऊ मृदा के लिए ये आम, पपीता, नींबू, अंगूर के लिए अधिक उपजाऊ, और फालसा, आंवला के लिए कम उपजाऊ जमीन भी काम में आ सकती है। अच्छे सिंचाई जल की व्यवस्था हो, अच्छी परिवहन व्यवस्था हो, बाजार की मांग अच्छी हो, श्रमिक उपलब्ध हो, चयनित जगह आंधी तूफान से बचाव वाले क्षेत्र में हो, ढाल 5% से कम होनी चाहिए। 15% से अधिक ढाल होता तो वो बगीचे के लिए अनुपयुक्त है। योजना क्या है कि बगीचा लगाने से पहले क्या योजना बनानी है। सामान्य से बातें हैं। ऑफिस या कार्यालय व भंडार गृह का निर्माण उचित निरीक्षण वाली जगह पर करना चाहिए, यानी किसी भी फार्म हाउस पर ऑफिस अपना इस जगह हो, कार्यालय इस जगह हो, वे भंडार गृह इस जगह हो जहाँ से पूरे फील्ड का अपन निरीक्षण कर सके। प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधे जगह लगे हो, ऐसी स्पेसिंग होनी चाहिए कि ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए कि उस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा अपन पौधे लगा सकें। प्रत्येक उचित दूरी पर कुआं होना चाहिए, यानी सिंचाई का साधन होना चाहिए। प्रत्येक फल की खेती के लिए एक अलग ब्लॉक होना, जैसे आपको 100 बीघे का एक फार्म हाउस है 20 हेक्टेयर का, तो ऐसा नहीं कि 2 पौधे आंवले के यहाँ लगा दिए, 4 आम के वहाँ लगा दिए। आंवले के ब्लॉक में आंवला होना चाहिए, आम के ब्लॉक में आम होना चाहिए। पॉलिनेटर पौधे लगाने चाहिए या परागकण बढ़ाने वाले पौधे लगाने चाहिए। सिंचाई नालियाँ उचित तरीके से होनी चाहिए। कम लंबे पौधे आगे वे अधिक लंबे पौधे हमेशा पीछे होने चाहिए, जिससे ऐसा नहीं अधिक लंबे आगे लगा दिए कम लंबे पीछे, तब उसका निरीक्षण भी संभव नहीं हो पाता है। सदाबहार पौधे हमेशा आगे लगाने चाहिए, पतझड़ पौधे हमेशा पीछे लगाने चाहिए। अच्छी तरीके से फेंसिंग या बाड़ होनी चाहिए। वायुरोधी वृक्ष लगाना चाहिए जिससे गर्म हवा से पौधों को बचाया जा सकता है। धन्यवाद साथियों।